CA 6 निया की जलन। अब तक आपने पढ़ा इश्की के दादाजी को इश्की बहुत पसंद आती है। वो अपने बेटे ईशान से इश्की को अच्छे स्कूल में डालने के लिए बोलते हैं। ईशान भी उन्हें बताता है कि वह रॉयल ड्रीम इंस्टीट्यूट में इश्की का एडमिशन कराने के लिए अपने बड़े भाई से बात करेंगे। इश्की की माँ भी इश्की का एडमिशन कराने के लिए कुछ भी कर सकती थी। इश्की पहले से ही किसी को जानती थी, मगर अपनी फैमिली का प्यार देखकर वो उनको कुछ नहीं बताती। निया इश्की को स्कूल में न जाने की सलाह देती है। अब आगे इश्की ने निया को ठंडे स्वर में जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं माँ और पापा को इसके बारे में चिंता नहीं करने दूंगी। मैं खुद भी रॉयल ड्रीम इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकती हूँ। क्या? निया स्तब्ध रह गई। आप अकेले कैसे एडमिशन ले सकती है? निया बोली। वो छोटे से गांव के एक हाई स्कूल की स्टूडेंट थी और उसने कहा कि वो रॉयल ड्रीम इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह सिर्फ हवा में बातें कर रही थी? निया ने सोचा। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे व्यक्ति से बात करना इश्की को थका देने वाला था। निया के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और फिर इश्की ऊपर चली गई। निया ने इश्की की पीठ की ओर देखा। उसके चेहरे पे गुस्सा दिख रहा था। मैं भी देखना चाहूंगी कि तुम एक गांव की लड़की रॉयल ड्रीम इंस्टीट्यूट में एडमिशन कैसे ले पाती है। अगले दिन संडे था। इश्की सुबह दौड़ने के लिए जल्दी उठ गई। ये उसके कई सालों से आदत थी। सुबह की दौड़ के बाद ही उसे एक शांत जगह मिली और उसने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। अपनी स्किल्स को और बेहतर बनाने के लिए उसे रोज प्रैक्टिस करने की जरूरत थी। जब वो लौटी तो लगभग 7 बज चुके थे। जैसे ही वो विला में अंदर आई, इश्की ने देखा उसके माता पिता और निया उसका इंतजार कर रहे थे। तुम कहाँ थी? पापा और माँ को तुम्हारे लिए चिंता हो रही थी जब उन्होंने देखा कि तुम यहाँ नहीं हो। निया ने इश्की को आते देखा और पहले से ही उसे गलत ठहराने के लिए बोली। इश्की सब समझ रही थी। मैं बस मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर गई थी। क्या कोई जरूरी काम है? ईशानी को राहत मिली। नहीं, कोई बात नहीं, वॉक एक अच्छी आदत है। लेकिन निया आसानी से जाने नहीं देना चाहती थी। फिर बोल पड़ी, चाहे मैंने पहले कुछ भी किया हो, मैं पापा और माँ को पहले ही बता दूंगी ताकि वो मेरी चिंता ना करें। तुम्हें भी माँ की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए, तुम्हें पता है ना? निया ने आसानी से वही टॉपिक वापस ला दिया। जब मैं सुबह वॉक के लिए बाहर गई थी तब आप सभी उठे नहीं थे। इसके अलावा मैंने परिवार के बटलर को भी बताया था। इश्की ने लापरवाही से निया की ओर देखा। वह देखना चाहती थी कि निया उस पर और क्या आरोप लगा सकती है, लेकिन ये तो बस एक छोटी सी बात है। इसमें बतंगड़ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। चलो सब बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। इससे पहले निया कुछ बोल पाती, ईशान अचानक बीच में बोल पड़े। निया का चेहरा उतर गया। अतीत में वह इसी तरह का मजाक करती थी, अपने भाइयों से लड़ती थी। तब उसके माता पिता उसकी चिंता करते थे और उसके पिता ने उसे कभी इस तरह से नहीं डांटा था। लेकिन इश्की के आने के बाद सब कुछ बदल गया है। क्या पापा सोचते हैं कि मैं नासंभ हूँ? लेकिन मैं हमेशा से यही करती रही हूँ। क्या मैंने ये गलत किया? निया एक प्यारे चेहरे के साथ पैदा हुई थी। जैसे ही उसकी आंखें भर आती थी, वह बहुत दयनीय दिखती थी। ईशान को आश्चर्य हुआ कि क्या उसने बातें बहुत कड़े शब्दों में कहा था, लेकिन साइड में खड़ी इश्की को निया की एक्टिंग से अब परेशान हो गई। तुमने सही कहा, लेकिन मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। इश्की ने जो कहा उससे ईशान और ईशानी को याद आया कि उन्हें इश्की और निया के बीच अंतर को मानना होगा। इश्की सही है, माँ इश्की को किसी दूसरे की तरह व्यवहार करने को नहीं कहेगी। जब तक तुम खुश हो। ईशानी इश्की के बाल को ठीक करने के लिए आगे बढ़ी। वह केवल यही चाहती थी कि उनकी बेटी खुश रहे, बाकी और कुछ उनके लिए मायने नहीं रखता था। लेकिन निया की नज़रों में ये सब कुछ अलग लग रहा था। इससे पहले वह अपना 100% देने की कोशिश करती थी। जो कुछ भी करती थी उसमें ईशानी और ईशान को खुश करने की कोशिश करती थी, क्योंकि उसे डर था कि इतना अच्छी लाइफ एक दिन सपना ना बन जाए और सब खत्म हो जाएगा। अब उसका डर सच हो गया था। उनकी बायोलॉजिकल बेटी वापस आ गई है और वो इश्की को खुश करने में लगे रहे। वो लोग भी खुश थे, चाहे उसने कुछ भी किया हो।
लेकिन उसका क्या? क्या वो सब उसके प्रयासों को भूल गए? निया दुखी महसूस करने लगी और अब उसे एक अच्छी बड़ी बहन के रूप में अपनी इमेज बनाए रखने की भी परवाह नहीं थी। वो पलटी और बोली, माँ, पापा आप लोग खाना खाइए, लेकिन मुझे ऊपर जाना होगा। निया, ईशानी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ईशान ने उसे रोक दिया और उसे इश्की की भावनाओं का ख्याल रखने को कहा, इस डर से कि इश्की यहाँ खुद को अकेला महसूस करेगी। ईशानी वहीं रुकी और इश्की की ओर देखने लगी। तुम्हें देखो, तुम पसीने से भीग गई हो। जाओ कपड़े बदल लो और फिर नाश्ते के लिए नीचे आओ, ईशानी ने कहा। ठीक है, इश्की अपने माता पिता को और अधिक परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह मुड़ी और ऊपर चली गई। ये देखकर कि दोनों बेटियां चली गई, ईशान ने कहा, क्या अब आप जानती है कि पापा ने आपसे निया को पहले भेजने के लिए क्यों कहा? बस यही वजह थी। अपनी बेटी जिसे उन्होंने कई वर्षों से पहले खो दिया था, और गोद ली हुई बेटी जो उनके साथ रही और बहुत सालों से अच्छी लाइफ जी रही है। ये जाहिर सी बात है कि पक्षपात और मनमुटाव होगा ही, इसलिए मिस्टर कपूर जो कह रहे थे वह दोनों के लिए सही था। वो नहीं चाहते थे कि कपूर परिवार से निया का रिश्ता टूटे। हाँ, मुझे पता है, ईशानी की आंखों में उदासी भर गई। निया जितनी देर रुकेगी, हर कोई उतना ही दुखी होगा। दोपहर के लंच के बाद ईशानी इश्की को लेकर मॉल में शॉपिंग के लिए गई, क्योंकि इश्की के पास बहुत कम सामान था। ईशानी को डर था कि इश्की बहुत ज्यादा सोचती है और जिद्दी है, किसी भी चीज को लेने के लिए उन्हें फोर्स नहीं करेगी। वो नहीं चाहती थी कि इश्की को बुरा लगे कि उसके लिए उसकी माँ ज्यादा नहीं सोचती। उनके साथ निया भी थी। जैसे ही वे मॉल में घुसे, निया ने खुशी से कपड़ों और बैग उठाए, जैसे कि वो पूरी तरह से भूल गई हो कि सुबह क्या हुआ था। माँ, आपको क्या लगता है कि मैं इस ड्रेस में अच्छी लग रही हूँ? बिल्कुल, इश्की तुम अपने लिए कुछ क्यों नहीं लेती? ईशानी सुबह वाली बात की वजह से बहुत सचेत होकर बोल रही थी। उन्हें इश्की को बोलते समय निया से अधिक डर था। उसे अपना नरम व्यवहार बनाए रखना था। ये जानते हुए कि ईशानी एक मुश्किल जगह के बीच फंस गई है कि वह किसके साथ जाए, इश्की बोली कि उन्हें निया के साथ जाना चाहिए, जबकि वो अकेले स्टोर में ड्रेस देख लेगी। इश्की को हमेशा सिंपल लेकिन सभ्य चीज पसंद थी, लेकिन निया जिस स्टोर में लाई थी वो काफी स्टाइलिस्ट कपड़े बेच रहे थे। तो इश्की ने कहा, माँ, मैं कहीं और जाना चाहती हूँ। CH7 इश्की का भाई आहिर। अब तक आपने पढ़ा, इश्की जब वॉक पे जाती है तो निया बात का बतंगड़ बना देती है, जिससे ईशान निया को शांत करता है। जो निया को अच्छा नहीं लगता वो ब्रेकफास्ट की टेबल से चली जाती है। बाद में इश्की, निया और उनकी माँ शॉपिंग पर जाते हैं, जहाँ इश्की अपनी माँ को निया के साथ शॉपिंग करने के लिए बोलकर दूसरे स्टोर में चली जाती है। अब आगे थोड़ी देर बाद ईशानी इश्की के पास आई और बोली, तुम्हें अपनी पसंद की कोई चीज नहीं मिली? मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा है। ईशानी ने एक ड्रेस दिखाते हुए पूछा। निया को जलन हो रही थी कि इश्की के बुलाते ही उसकी माँ चली गई, इसलिए जब उसने उनके हाथों में कपड़े देखे तो वह एक प्लान के साथ उनके पास गई। माँ, ये ड्रेस बहुत खूबसूरत लग रही है, लेकिन ये बहुत महंगा है, हर कोई इसमें अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या निया कह रही है कि वह इस ड्रेस में अच्छी नहीं लगेगी? इश्की ने सोचा। इश्की ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, मुझे इस तरह की ड्रेस इतनी पसंद नहीं है, लेकिन अब आपने इसे मेरे लिए लिया है तो मैं जरूर पहनकर देखूंगी। ठीक है, कोशिश करो। ईशानी की आंखें चमक उठी, क्योंकि वो देख के ही बता सकती थी कि ये ड्रेस इश्की पर बहुत अच्छी लगेगी, इसलिए उन्होंने इश्की को पहनने के लिए कहा था। निया को इश्की के ऐसा बोलने की उम्मीद नहीं थी और इस समय वो और परेशान महसूस कर रही थी। इश्की ने ड्रेस ली और फिटिंग रूम में चली गई। ज्यादा देर नहीं हुआ था जब उसने दरवाजा खोला और उस खूबसूरत ड्रेस में दिखाई दी। वो केवल टी शर्ट पैंट पहनने की आदी थी, जो उसे कहीं आने जाने के लिए सुविधाजनक हो। अचानक ड्रेस पहनने से उसे अजीब लग रहा था। इश्की आमतौर पर अधिक लापरवाही से कपड़े पहनती थी, लेकिन उसके अच्छे फिगर की वजह से वो टी शर्ट और पेट में भी बहुत अच्छी, यहाँ तक कि स्मार्ट भी लगती थी। इस वाइट ड्रेस में अलग लगने पर भी वो अजीब नहीं दिख रही थी। इश्की बहुत सुंदर लग रही थी। लंबे बालों को खोलने के बाद इश्की और ईशानी और भी एक जैसी लग रही थी, साथ में उनका स्वभाव भी।
मैम, आप इस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही है। बहुत लोगों ने इस ड्रेस को ट्राई किया, लेकिन उसमें से कोई आपके जितना अच्छा नहीं लग रहा था। स्टोर मैनेजर चापलूसी करने वालों जैसा लग रहा था, लेकिन ये सच था। ईशानी की आंखें भी खुशी से भर आई, न जाने कितने सालों बाद उन्होंने इश्की के लिए कुछ खरीदा था। ये जो ड्रेस है आप पर इससे ज्यादा बेहतर नहीं लग सकती। निया को भी जलन और आश्चर्य दोनों हुआ। माँ, मुझे भी ये पसंद है, क्या मैं इसे ट्राई कर सकती हूँ? निया एक अमीर परिवार में पली बढ़ी थी, इसलिए उसे विश्वास नहीं था कि वह एक छोटे से गांव और गरीब माहौल में पली बड़ी लड़की से हार जाएगी। स्टोर मैनेजर बीच में फंस गया। मुझे दुख है, हमारे स्टोर के सभी कपड़े हाथों से बनाए जाते हैं और ये ड्रेस सीजन का एक लिमिटेड एडिशन है, इसलिए ये एक सिंगल पीस है। ईशानी को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, लेकिन ये देखकर कि इश्की उस ड्रेस में इतनी खूबसूरत लग रही थी, वो केवल इतना ही कह सकी, निया, इस स्टोर के बाकी ड्रेस भी बहुत सुंदर है, आओ हम दूसरी ड्रेस देखते हैं। फिर उन्होंने स्टोर मैनेजर की बिलिंग करने के लिए कहा और कैशियर काउंटर की ओर चली गई। निया गुस्से में अपने पैर पटक के रह गई, लेकिन अब उसने अपना आपा नहीं खोया। वह काफी सोच समझकर काम कर रही थी। इश्की ने बस उसे देखा। इश्की कभी परेशानी नहीं खड़ी करती थी, लेकिन अगर कोई परेशानी की तलाश में आता तो वो उसे भागती भी नहीं थी। जो कोई भी उसे नीचा दिखाता था वो उसका भी बुरा हाल करती थी। इश्की को वापस अपने कपड़े बदलने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय वो इसी ड्रेस में निया के सामने स्टोर के चारों ओर घूमी और फिर दूसरी ड्रेस देखने लगी, ये महसूस करते हुए कि इश्की किसी भी ड्रेस में अच्छी लगेगी। बिल्कुल उनकी तरह ईशानी ने बहुत सारे सुंदर सुंदर ड्रेस और ले लिए। निया ने ईशानी को इश्की के लिए कई ड्रेस लेते हुए देखकर उसने उसमें से खुद के लिए भी 8-9 ड्रेस खरीद ली, लेकिन ईशानी ने ये बोलते हुए कि उसके पास पहले से बहुत ड्रेस है, केवल 2 ड्रेस ही लेने दी। आज दोपहर निया का चेहरा उतरा हुआ दिख रहा था, ये देखकर कि उसकी माँ ने आज पूरे दिन इश्की का हाथ पकड़े रखा और छोड़ने से इनकार कर रही थी। जलन के मारे वो फटने वाली थी। माँ, निया, आप दोनों यहाँ क्या कर रही है? अचानक एक आवाज आई। ईशानी ने अपना सिर घुमाया और देखा कि ये उनका बेटा आहिर था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ईशानी ने पूछा। हम यहाँ शॉपिंग कर रहे हैं भाई, क्या आपको आज मेरी याद आई? अहिर को देखकर निया ने दौड़कर उसके हाथ को पकड़ लिया। ऐसा लगा था जैसे वो बहुत करीब थे। आहिर ने निया का हाथ अपने हाथ से खींच लिया, क्योंकि जब बाकी लोग आसपास होते थे तो उसे अजीब लगता था। हमारी कंपनी इस मॉल में इन्वेस्ट करने की प्लानिंग बना रही है, इसलिए मैं यहाँ के इंचार्ज के साथ यहाँ के स्टोर को चेक करने आया हूँ। इश्की ने ईशान से सुना था कि उसका दूसरा भाई आहिर एक फाइनेंशियल एडवाइजर था। हेलो भाई, इश्की ने विनम्रता से कहा। अभिनव की तरह ही अहिर को भी अपने माता पिता के जीन्स विरासत में मिले थे। वो भी हैंडसम दिखता है। गोल्ड की रिम वाले ग्लासेस के साथ वो बहुत हैंडसम लग रहा था। इश्की को देखकर अहिर की आंखें चमक उठी। मैं बस सोच ही रहा था कि वहाँ मेरी माँ के आसपास एक खूबसूरत लड़की कैसी हो सकती है। ये तो मेरी नन्ही बहन निकली। इश्की मुस्कुराने लगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका ये सभ्य दिखाने वाला भाई इतना मीठा भी बोलने वाला होगा। निया ने मुंह सिकोड़ लिया। वह ज्यादा खुशी महसूस नहीं कर रही थी और बोली, आपने कभी मेरी इतनी और इस तरह से तारीफ नहीं की भाई। इतने सालों में भी वह कभी इतने करीब नहीं थे। आहिर अपनी जगह पर जम गया, लेकिन उन्होंने तुरंत जवाब देते हुए कहा, तुम्हारे बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है निया, तुम भी उतनी ही सुंदर हो। ये साफ तौर पर बिना मन के बोले जैसा शब्द लग रहा था। आखिरकार निया बहुत साधारण दिखती थी और वास्तव में उसके और कपूर परिवार के बीच थोड़ा अंतर था। इश्की, मैं इन दिनों काफी बिजी हूँ और घर जाकर तुमसे मिलने का समय नहीं है, लेकिन कुछ दिनों में जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें डिनर पर बाहर ले जाऊंगा। जरूर, इश्की ने सहमति में सिर हिलाया। इतना कहने के बाद अहीर अपने काम में लग गया। ईशानी ने अहीर की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और फिर इश्की की तरफ प्यार के भाव के साथ देखा। आहिर का सबसे बड़ा शौक पैसा कमाना है और वह काफी कंजूस भी है।
आपको डिनर पर बाहर ले जाने की उसकी इच्छा को देखते हुए मुझे लगता है कि वह आपको बहुत पसंद करने लगा है। इन शब्दों ने निया को जलन को और अधिक भड़का दिया। दरअसल आहिर ने इतने सालों में उसे डिनर पर नहीं ले गया था, लेकिन जब इश्की वापस आई तो वह इश्की के प्रति बहुत उदार हो गया। क्या असली और नकली बहनों के बीच यह अंतर था? क्यों? वह भी बहन थी जो भगवान की दया से 10 सालों से अधिक समय तक उसके साथ एक ही छत के नीचे रहती थी। बस वो नहीं थी जो उसकी सगी बहन थी। CH8 अयांश सिंघानिया। अब तक आपने पढ़ा, इश्की अपनी माँ और निया के साथ शॉपिंग पर जाती है, जहाँ अपनी माँ के कहने पे वो एक ड्रेस ट्राई करती है जिसमें इश्की बहुत खूबसूरत लगी है। इससे निया को जलन होती है। वो भी इस ड्रेस को ट्राई करना चाहती थी पर उसकी माँ मना कर देती है। तभी इश्की का दूसरा भाई आहिर आता है, जिसे इश्की बहुत पसंद आ जाती है। वह अपनी बहन को किसी दिन डिनर पर ले जाने के लिए बोलता है। इससे निया की जलन बढ़ जाती है। अब आगे निया सचमुच बहुत परेशान हो गई थी। उसने अपने होंठ काट लिए और दोनों के पीछे चल रही थी, और उसके चेहरे पर नकली मुस्कान थी। जब वे घर पहुंचे तो उन तीनों ने दरवाजे के सामने खड़ी एक लग्जरी कार को देखा, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। क्यूरोसिटी की वजह से ईशानी अपनी दोनों बेटियों को लेकर जल्दी से मैशन में पहुंच जाती है, और उसने ईशान के सामने एक काफी हैंडसम आदमी को बैठे देखा। भले ही वह उस आदमी को ठीक से नहीं देख पा रहे थे, लेकिन उसका असाधारण अट्रैक्शन ने लोगों के लिए उससे नजरें हटाना लगभग असंभव बना दिया था। निया ने इतना अच्छा दिखने वाला आदमी पहले कभी नहीं देखा था। निया ईशानी के पास पहुंची और बोली, माँ, वह व्यक्ति कौन है? ईशानी ने अपना सिर हिलाया और अंदर चली गई। अरे ईशान! जब ईशान ने ईशानी और उसकी बेटियों को देखा तो वह तुरंत उठा और उन्हें उस व्यक्ति से मिलाया। अयांश, ये मेरी पत्नी है और वह मेरी छोटी बेटी। जैसे ही ईशान ने इश्की को अयांश सिंघानिया से मिलवाया, उसके चेहरे पर उसने स्नेह साफ झलक रहा था। निया इंतजार कर रही थी कि उसके पिता उसे उसके बारे में बताएंगे, लेकिन ईशान ने उसे पर नजर भी नहीं डाली। अयांश की उदास आंखें उन तीनों पर पड़ी और वह खड़ा हुआ और इश्की को देखकर बोला, हेलो, मैं अयांश सिंघानिया हूँ। अयांश के शब्दों ने ईशानी और निया को चौंका दिया। सिंघानिया और कपूर परिवारों के बीच दोस्ती पीढ़ियों से चली आ रही थी। मिस्टर सिंघानिया और मिस्टर कपूर ने शुरू से ही अपने पोते पोतियों के लिए शादी की व्यवस्था की थी, और अयांश वह मंगेतर था जिसके बारे में निया ने सुना था, लेकिन कभी मिली नहीं थी। अयांश पहले दूसरे देश में पढ़ाई कर रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि जब अयांश आखिरकार देश लौटेगा तो वो अब कपूर परिवार की बेटी नहीं थी। ये देखकर कि अयांश इश्की को घूर रहा था, निया के दिल में चुभन महसूस हुई और उसे सांस लेते समय भी दर्द महसूस होता था। सही समय पर वापस अपने परिवार के पास न आना इश्की की गलती थी, और अगर वह न आती तो वह एकमात्र ऐसी लड़की होती जिसे अयांश से देखता इश्की। उसके सामने वाला आदमी सचमुच अट्रैक्टिव था, लेकिन इश्की ने बस उसका नाम लेकर जवाब दिया और कुछ नहीं कहा। ईशानी को अजीब लगा, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि इश्की अभी अभी लौटी है, उसे नहीं पता होगा कि अयांश कौन था, तो उसने तुरंत समझाया, इश्की साफ और सीधा बोलती है। आशा करती हूँ आप बुरा नहीं मानेंगे। अयांश मदद नहीं कर सका, लेकिन इश्की पर दोबारा नजर डाली। ये अच्छी बात है, मुझे ऐसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग पसंद है। उसने जो कहा उससे ईशान और ईशानी काफी खुश हो गए। अयांश सिंघानिया परिवार का सबसे अच्छा पोता था। ये बहुत अच्छा होगा इश्की को वह पसंद आ जाए। इश्की ने अयांश की काली आंखों को देखा और महसूस किया कि इस आदमी की आंखों में बहुत कुछ छुपा है। वह लोगों को पढ़ने बहुत अच्छी थी, लेकिन इस आदमी की आंखें अभी बिना किसी भाव की थी। वो तीनों एक साथ बैठ गए। ईशानी ने जानबूझकर इश्की और अयांश को एक दूसरे के बगल में बैठने दिया, और निया बस अकेले बैठ सकती थी। इश्की को ये अजीब लगा। उसे आश्चर्य भी हुआ कि वह एक अजनबी के बगल में क्यों बैठी थी। तभी अयांश ने कॉफी का कप उठाया और अपनी बात बोलना फिर से शुरू किया। मेरे दादाजी हाल में ही अच्छा महसूस नहीं कर रहे और मेरी मंगेतर से मिलना चाहते हैं। मुझे पता है कि अजीब है,
लेकिन इसलिए मैं आज यहाँ आया हूँ। इश्की बुरी तरीके से चौंक गई। फ्यासे आखिरकार चल क्या रहा था? जब घबराहट से खांसने लगा तब जाकर ईशानी को एहसास हुआ कि क्या बात है। वो बोली, इश्की तुम अभी वापस आई हो, और हमने तुम्हें ये नहीं बताया था कि तुम्हारा मंगेतर भी है। क्या क्या बकवास है? दादाजी और मिस्टर सिंघानिया ने आपकी शादी बचपन में ही तय कर दी थी। अयांश तुम्हारा मंगेतर है। उसे आए अभी बस 2 दिन ही हुए हैं थे। कपूर परिवार में अभी वो सभी सदस्यों से मिल भी नहीं पाई थी। फिर भी वह अपने मंगेतर से मिली। वह पहले जितना शांत थी अब उतना शांत नहीं हो सकती थी। शादी सच में माँ? क्या आपको नहीं लगता कि ठीक नहीं है? आजकल अरेंज मैरिज से कौन शादी करता है? मुझे पता है कि आपके लिए इसे मानना मुश्किल है, लेकिन आपके दादाजी के समय में यही होता था। ईशान ने असहाय होकर कहा। ईशान और ईशानी पहले भी इस बारे में काफी चिंता कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अयांश इतना अच्छा व्यक्ति है तो उन्हें उम्मीद थी कि इश्की को उसके जैसा ही अच्छा पति मिलना चाहिए। इश्की का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन निया को लगा कि इश्की इन सब चीजों को हल्के में ले लिया है, इसलिए वो बोल पड़ी, इश्की मैं अयांश से शादी करने वाली थी, लेकिन अब जब तुम लौट आई हो तो तुम्हारा जो हक है उसे लौटा देना चाहिए। तुम्हें दादाजी को निराश नहीं करना चाहिए। निया ने आखिरकार सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, और यहाँ तक कि अयांश भी अब उसे देख रहा था। निया ने जब देखा कि अयांश उसी को देख रहा है तो उसका दिल तुरंत धड़कने लगा। वो शर्मा गई। उसने एक अच्छी लड़की की तरह मुस्कान दी। अयांश ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तो क्या यह कपूर परिवार की गोद ली हुई बेटी है? अपने बोलते समय गोद शब्द पर ज्यादा ही जोर दिया था। इससे निया को महसूस हुआ मानो किसी ने उसके सिर पर ठंडा पानी डाल दिया हो। ये बात आज के समय में उसे बहुत चुभती थी। निया को उम्मीद नहीं थी कि अयांश सीधे सीधे उसके मुंह पर ऐसा बोल देगा। एक पल के लिए तो उसके चेहरे की मुस्कान जम गई। वह मन्ना तो नहीं चाहती थी, लेकिन और ना ही इनकार ही कर सकती थी। अब वह बस इतना दिखा सकती थी कि वो बहुत दुखी हो गई है उसकी बातों से। लोगों को दिखाने के लिए उसने अपनी आंखें लाल कर ली। ऐसा करने से वो ऐसी लग रही थी मानो वो कितनी मासूम हो। निया को बचपन से ही पता था कि वह दिखने में अपने माता पिता और भाइयों जितनी अच्छी नहीं है। परिवार की एकमात्र बेटी होने के कारण उसे फायदा हुआ। आमतौर पर उसे बस विक्टिम कार्ड खेलने की जरूरत होती थी और हर कोई नरम हो जाता था और उसे फिर चोट नहीं पहुंचना था। ये एक ऐसी तरकीब थी जो हमेशा से काम करती थी, लेकिन अयांश उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं और ठंडे स्वर में कहा, हमारे दादाजी ने हमारे लिए जो किया मैं उनकी इच्छा का मान रखता हूँ, लेकिन अब समय अलग है। अगर आप शादी के लिए सहमत नहीं हैं तो आप इस मौके का फायदा उठाकर दादाजी के साथ शादी को तोड़ने को लेकर बात कर सकती है। अयांश को ये बोलते देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी चीज की परवाह ही न हो, लेकिन उसकी बात ने ईशान और ईशानी को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। शादी तोड़ने की बात करे। CH9 इश्की और अयांश की बातें। अब तक आपने पढ़ा, जब ईशानी और उसकी बेटियां शॉपिंग से घर आते हैं तब उन्हें एक व्यक्ति उनके हाल में बैठे दिखता है, जिससे मिलने के बाद इश्की को पता चलता है कि वो उसका मंगेतर अयांश सिंघानिया है, लेकिन वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी। अयांश का भी यही हाल था, इसलिए वह बोलता है कि दादाजी की तबीयत थोड़ी खराब है। जब वो उनसे मिलने जाएंगे तब वो शादी को तोड़ने की बात कर लेंगे। अब आगे इश्की ने उस आदमी की आंखों में एक डिटर्मिनेशन की झलक देखी और अचानक उसने महसूस किया कि वह इसकी के वापस आने फायदा उठा रहा है, और तब वह उसे समझ में आया और अब वो शादी न करने के लिए और भी ज्यादा खुद को इनकरेज करने लगी। ऐसा लग रहा था वह भी ये शादी नहीं करना चाहता था, बस मिस्टर सिंघानिया ने शादी तोड़ने से मना किया होगा, इसलिए वो उसे इस शादी के लिए हाँ बोलने से रोकने आया था। इश्की को बहुत गुस्सा आया। उसे ऐसे गोल गोल चीजें करना पसंद नहीं था और उसे लोगों को उसका इस्तेमाल किए जाने से भी नफरत थी। सिंघानिया परिवार बेंगलुरु में सबसे पावरफुल परिवार है और मिस्टर सिंघानिया, आप मुझसे बड़े हैं। मेरे जैसे छोटी लड़की के लिए शादी को तोड़ना अच्छा नहीं है
और इससे सिंघानिया परिवार की रेपुटेशन खराब होगी। इश्की ने खुद को एक छोटी लड़की कहा, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल भी 18 साल की लड़की जैसा नहीं लग रहा था। अयांश ने तिरछी नजर से इश्की की ओर देखा, लेकिन केवल उसकी गहरी आंखों में देखने भर से उसके दिल में हलचल होने लगी, जैसे कि वो उसको देखकर ही उसके अंदर तक झांक सकती थी। वो काफी इंटरेस्टिंग थी। जैसे ही ईशान और ईशानी सदमे से बाहर आए, ईशान ने गहरी आवाज में कहा, इश्की सही है, ये मिस्टर सिंघानिया ही थे जिन्होंने शादी तय की थी। अगर इश्की इस सगाई से पीछे हटती है तो इससे मिस्टर सिंघानिया नाराज हो सकते हैं। इसके अलावा सगाई तोड़ने से इश्की पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और उन्हें इस बारे में सोचने के लिए और समय चाहिए। भले ही इश्की वास्तव में सगाई से पीछे हटाना चाहती थी, लेकिन ये बात इश्की को नहीं उठानी चाहिए थी। अगर चीजों को ठीक से नहीं संभाला गया तो दोनों परिवार के बीच दोस्ती खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन बेंगलुरु में दोनों परिवारों के बीच शादी की बात बहुत पहले ही दूर दूर तक फैल चुकी थी। यदि सिंघानिया परिवार सगाई तोड़ती है तो इसका असर इश्की पर भी पड़ने वाला था। ये देखकर कि कपूर परिवार मुसीबत में है, अयांश ने एक पल सोचा और कहा, यदि दो परिवारों का मामला है, जो भी परिवार शादी तोड़ने के लिए बोलेगा वह दोनों परिवार की दोस्ती को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए इश्की और मेरे लिए अच्छा है कि हम दोनों सिंघानिया परिवार के पास वापस जाएं और मेरे दादाजी को समझाएं। इश्की, तुम क्या सोचती हो? एक ईशान और ईशानी इस शादी को लेकर बहुत उम्मीद लगा चुके थे, लेकिन अगर इश्की को ये शादी नहीं करनी थी तो वे उसे मजबूर भी नहीं करने वाले थे। तो क्या हुआ अगर इससे उनकी रेपुटेशन पर असर पड़ेगा? अगर उनकी बेटी ये शादी नहीं करना चाहती तो वो पूरी लाइफ उसका साथ देने को तैयार थे। जरूर एक टाइम फिक्स करें। इश्की की इसमें कोई परेशानी नहीं थी। जितना वह इस दिखावटी आदमी को नापसंद करती थी, उतना ही वो अपनी आज़ादी को खोने से डरती थी, खासकर जब वो अभी अभी घर लौटी थी। उसके पास करने के लिए और भी जरूरी काम थे। फिर तब तक इंतजार करो जब तक मेरे दादाजी ठीक नहीं हो जाते और मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा। अयांश इश्की की ओर देखकर प्यार से मुस्कुराया। इश्की ने कहा, ठीक है। निया को याद देखकर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि इश्की ने इतनी अच्छी शादी को केवल कुछ बातों को बोलकर ही मना कर दिया। पर निया उसे जान देने के लिए तैयार नहीं थी। उसने कुछ सोचा, अयांश की ओर देखकर एक प्लान बनाया। अयांश उठकर चला गया और ईशान और ईशानी को उसे बाहर तक छोड़ने के लिए मना कर दिया, लेकिन निया ने जोर दिया और ईशान ने उसे जाने दिया। वह कम से कम इतना तो मानता था कि निया को उसके मन की करने दे। अयांश के जाते देख ईशान ने चिंता से इश्की की ओर देखा, क्या आप सचमुच सगाई से पीछे हटने वाले हैं? निया इससे पहले भी शादी का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब इश्की वापस लौटी और अयांश सगाई को तोड़ने की बात करने आया तो इश्की भी इस पर सहमत हो गई, जिससे उन्हें आश्चर्य हुआ। वे इसमें कुछ बोलना तो नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्हें महसूस हो रहा था कि वे अयांश के जैसे अच्छे व्यक्ति को अपने दामाद के रूप में देखना चाहते हैं। इश्की को आने वाले टाइम में पछतावा हो सकता है। मैं अभी भी काफी यंग हूँ और मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी पढ़ाई है। इश्की ने एक ऐसा बहाना बनाया जो अक्सर टीवी पर देखने को मिलता था। इश्की सही है, वो अभी भी यंग है और आने वाले समय में उसके पास और अधिक ऑप्शन होंगे। ईशानी को राहत मिली और ईशान ने अब और जिद नहीं की। गेट के बाहर निया अयांश को देख रही थी। जब अयांश अंदर बात कर रहा था तो उसके बातों से वो पोलाइट और फ्रेंडली लग रहा था, लेकिन अब वह उसे उसके विपरीत लग रहा था। लेकिन ज्यादा ना सोचते हुए निया ने फिर से उससे बात करने की हिम्मत जुटाई और कहा, अयांश मेरी बहन इससे ज्यादा कुछ नहीं जानती, इसलिए सगाई तोड़ने के लिए उसने जो कुछ भी कहा उसे पर ज्यादा ध्यान न दे। अयांश ने निया की ओर तिरछी नजर से देखा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। निया को यकीन नहीं था कि यह एक उसकी सोच है, ये सच, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे अयांश वो और अधिक नापसंद थी। लेकिन केवल एक ही मौका था उसके पास और निया किसी भी कीमत पर इसे खोना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने शर्माने का नाटक जारी रखती है। दरअसल मेरी बहन के वापस आने से पहले मैं तुम्हारी मंगेतर थी, लेकिन बड़े दुख की बात है, सब बदल गया है।
इतना स्पष्ट संकेत देने के बाद निया ने शर्म से अपना सिर झुका लिया और अयांश के जवाब का इंतजार करने लगी। अयांश की आंखों के सामने उसकी बातें सुनकर अंधेरा छा गया और उसकी आवाज ठंडी हो गई जब उसने कहा, काला हंस कभी सफेद हंस नहीं बन सकता। सभी को अपनी जगह पता होनी चाहिए और अपनी जगह पर लौट जाना चाहिए। निया का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपना सिर उठाया और अयांश की ओर फिर से देखा। उसने उसकी ठंडी आंखों को देखा। उसकी नजर ठंडी और उसके दिल में छेद करने वाली थी और वह उससे कांप रही थी। तभी सिंघानिया परिवार का ड्राइवर कार लेकर आया। अयांश कार में बैठ गया और ड्राइवर को कार चलाने के लिए बोला। कार के जाते कर ही निया अपने होश में वापस आई। क्या अयांश ने उसे एक काला हंस और इश्की को सफेद हंस कहकर उसका मजाक उड़ाया था? क्यों? इश्की के वापस आने पर सब लोगों ने उसे डस्टबिन में डस्ट की तरह क्यों फेंक दिया? ये सब इश्की की वजह से हो रहा है। अगर इश्की वापस नहीं आती तो वो हमेशा कपूर परिवार की राजकुमारी होती, अपने माता पिता की प्रॉपर्टी और भाइयों की साइड का आनंद लेती और अयांश भी उसका होता। निया ने लिविंग हॉल के दरवाजे की ओर बेहद नफरत से देखा। वह दूर जाना नहीं चाहती थी। वह इस परिवार को छोड़ने वाली नहीं थी। यहाँ हर चीज सही मायनों में उसकी होनी चाहिए। CH10 हैकर शैडो। अब तक आपने पढ़ा इश्की को जब पता चलता है कि अयांश भी ये सगाई नहीं करना चाहता तो वो अयांश को ये बोलकर कि वो सगाई नहीं तोड़ सकती, जिससे उसके परिवार की रेपुटेशन खराब हो, खुद को असहाय दिखती है। तब अयांश बोलता है कि वो दोनों दादी जी से बात करने जाएंगे। इश्की मान जाती है। जब वो बाहर जाता है तो निया भी उसके पीछे उसे इम्प्रेस करने जाती है, लेकिन अयांश उसकी बेइज्जती कर देता है, जिससे निया के मन में इश्की के लिए और भी ज्यादा नफरत बढ़ जाती है। अब आगे इश्की जब वापस कमरे में आए तो उसने शावर लिया। उसे बाद कुछ देर शांति से बैठी रही। तभी कुछ सोचकर उसे अपना कंप्यूटर ऑन किया। कुछ देर तक वो सिंपल विंडोज इंटरफेस के साथ इधर उधर करती रही। उसके बाद एक सीक्रेट विंडो सामने आई जिसमें द हंटर जॉब की एक लिस्ट सामने आई। जॉब की लिस्ट को देखते हुए एक पर्सनल चैट में एक इमेज चमक उठा। उसने इसे क्लिक करके खोला और देखा कि टीम का एक मेंबर कोडनेम स्पेक्टर उससे बात करना चाहता है। शैडो, आप बहुत दिनों से ऑफलाइन हैं, आप कहाँ थे? बस कुछ दिन सिंपल लाइफ जीना चाहती हूँ, इश्की ने शांति से कहा। आप ऑनलाइन वांटेड लिस्ट में हैं। मुझे भरोसा नहीं हो पा रहा है कि आप अभी भी सिंपल लाइफ एंजॉय कर सकती है। स्पेक्टर ने कुछ स्क्रीनशॉट दिखाए। जब वह पिछले कुछ दिनों से इन सबसे दूर थी, किसी ने सबसे ऊपर एक आर्डर पिन कर दिया था जिसका लक्ष्य शैडो था। क्या ये नॉर्मल बात नहीं है? इश्की ने ज्यादा भाव न देते हुए कहा और मुस्कुराई। द हंटर नाम का डार्क वेब, चाहे वो द हंटर यूनियन हो या हंटर लोन, कुछ जॉब को लेने के कारण किसी को भी नाराज करना आम बात थी। इस साल उसने जो जॉब के लिए हामी भारी उनमें से ज्यादातर बड़े मामले थे और ये सिंपल सी बात थी कि वो अब वांटेड लिस्ट में थी। नॉर्मल? क्या तुमने इनाम नहीं देखा? ये 10 करोड़ है। स्पेक्टर ने एक इमेज भेजी जिसमें 10 करोड़ लिखा था। ओह हाँ। इश्की ने एक आइकन पर क्लिक किया और सच में उसे जॉब का इनाम देखा जो इस साल का सबसे बड़ा प्राइज था और वो व्यक्ति उसके पीछे 10 करोड़ का प्राइज दे रहा था। और हाँ, तुम्हें अब चुप रहना चाहिए और अपने आप को दिखाना नहीं चाहिए। इश्की ने स्क्रीन की ओर देखा और जवाब दिया, अपनी चिंता करे, पूरी दुनिया जानती है कि मैं आपके साथ मिलकर काम करती हूँ। उसे विश्वास था कि उसका पता किसी को नहीं मिलेगा क्योंकि इतने सालों तक उसे कोई नहीं ढूंढ पाया। स्पेक्टर उसका पार्टनर था, लेकिन उसे उस पर भरोसा नहीं था कि वह कितनी अच्छी तरह से छिप सकता है। धत तेरी की, आपने अभी मुझे याद दिला दिया, नहीं तो मैं भूल ही गया। अब से बेहतर होगा कि मैं ऑफलाइन ही रहूं। अपना ध्यान रखो। ठीक इसके बाद स्पेक्टर ऑफलाइन हो गया। स्पेक्टर की डरी हुई शकल को याद करके इश्की ने बस अपना सिर हिलाया। इश्की वह थी जो वांटेड लिस्ट में थी, स्पेक्टर नहीं। इश्की ने लिस्ट देखना चालू रखा। अपनी सेफ्टी को रिस्क में न डालते हुए उसने एक अच्छी प्राइज वाली जॉब सेलेक्ट की और फिर कंप्यूटर बंद करके सो गई। उसे नहीं पता था कि उसकी हरकतें
किसी को उसकी तरफ ध्यान देने के लिए उकसा रहा था। एक लंबा आदमी कहीं अंधेरे कमरे में उदास आंखों के साथ वेब पेज को देख रहा था। आखिरकार आज उसने अपने मंगेतर के मामले में अपनी परेशानी थोड़ी कम कर ली थी, लेकिन उसके लिए सिर दर्द का कारण ये हैकर था। तभी उसका फोन बजा और उसने उठाया। अयांश के सेक्रेटरी माधव ने अविश्वास में कहा, मिस्टर सिंघानिया शैडो फिर से सामने आया और हमारे काम को करने के लिए मना कर दिया। अयांश ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, फिर ठंडे स्वर में कहा, मैंने इसे देख लिया है। द हंटर में सबसे पावरफुल हैकर शैडो के कारण 3 महीने पहले उसे बहुत ज्यादा पैसों का नुकसान हुआ था। वह इस हैकर की तलाश कर रहा था, लेकिन वो सामने नहीं आया, इसलिए उसे उस पर प्राइज रखना पड़ा। जब वह आज अचानक ऑनलाइन आया तो अयांश ने तुरंत उसकी लोकेशन का पता लगाने के लिए कहा। वह शैडो के सिक्योरिटी को तोड़ने में नाकामयाब रहा। शैडो ऑनलाइन आया और फिर एक जॉब लेने के बाद ऑफलाइन भी हो गया। ये उसे उकसाने के लिए काफी था। अब हम क्या करें? माधव को नहीं पता था कि क्या करना है। वह काफी समय से ऑनलाइन था, फिर भी हमारे लोग उसका पता नहीं लगा सके। अयांश को बहुत गुस्सा आ रहा था और फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, अब अगर हम उसे पकड़ नहीं सकते तो क्यों ना वो खुद हमारे जाल में फंस जाए। आपके पास कोई आइडिया है? माधव को थोड़ी राहत मिली। अयांश ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और फिर कड़वाहट के साथ कहा है, चाहे आज उसने कोई भी जॉब के लिए हाँ कहा हो, क्लाइंट ढूंढो और उन्हें उनका काम समझाओ। जब तक वो क्लाइंट बने रहेंगे तब तक वो उसके पकड़ सकते हैं। हाँ समझ गया। माधव ने सिर हिलाया और फोन रख दिया। अयांश ने अपना फोन रखा दिया और शैडो के प्रोफाइल में लगे इमेज को घूर कर देखा और मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम्हारे कारण मैंने 100 करोड़ का नुकसान उठाया है, मैं तुम्हें पकड़ के रहूंगा। ऐसे ही 3 दिन बीत गए। इश्की ऑफिशियली कपूर परिवार में लौट आई और उसके स्कूल को छोड़कर लगभग सब कुछ ठीक हो गया था। ईशान और ईशानी ईशान के सबसे बड़े भाई राघव से मदद लेने के लिए उत्सुक थे, इसलिए ईशान ने राघव को देखने के लिए इश्की को वापस ले जाने का प्लान बनाया और अभिनव उन्हें लेने के लिए वापस आ रहा था। कार के अंदर ईशान ईशानी को बताते से खुद को रोक नहीं सका। राघव और उसकी पत्नी, आज चाहे कुछ भी कहे, हमारे बच्चे की खातिर तुम्हें शांति ही रहना है। समझ गई, ईशानी ने उदास मन से कहा जवाब दिया। अभिनव इश्की की उलझन को देख सकता था और वो धीरे से बोला, हमारी दोनों चाचियां बात करते टाइम बहुत मतलबी हो जाती है, इसे दिल पर मत लेना। समझ गई, इश्की ने सिर हिलाया। ईशानी का घबराया हुआ चेहरा देखकर उसे पता चला गया कि दोनों चाचियां बहुत बुरी होंगी। इश्की ने एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर अपना फोन निकालकर एक मैसेज भेज दिया। अभिनव ने कार स्टार्ट की। निया मुस्कुराई और उन चारों ओर को बाय कहा और बोली, आराम से जाना माँ, पापा और अभिनव। ठीक है बाय। अभिनव ने उसकी ओर नहीं देखा, लेकिन कार स्टार्ट कर दिया। यहाँ तक कि ईशान और ईशानी ने भी उससे बात नहीं की। कार को दूर जाते देखकर निया की आंखों में गुस्सा भर आया। इसके पहले जब वे सभी उसके दादी के यहाँ जाते थे तो उसे भी साथ लेकर जाते थे, लेकिन अब वह इश्की को अकेले ले गए। उनकी बायोलॉजिकल बेटी के वापस आने के बाद वह उनके साथ जाने के लायक भी नहीं थी। इश्की, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम जैसी छोटे गांव की लड़की रॉयल ड्रीम इंस्टीट्यूट में एडमिशन कैसे ले पाती है। वह दोनों चाचियों को अच्छी तरह से जानती थी। जब वो पहली बार रॉयल ड्रीम इंस्टीट्यूट में एडमिशन करना चाहती थी तो उन सभी ने उसे रोकने के लिए पता नहीं कितने तरीके आजमाए। अब इश्की जैसी लड़की के लिए उनकी मदद पाना असंभव ही है। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।